समुदाय का सहयोग तो हम बता दिए थे, शायद बता दिए थे ना बेटा। हेलो, चलिए समुदाय के सहयोग से शुरू करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में समुदाय का क्या रोल है। ठीक है, तो जो समुदाय होता है वो भी हमारी विद्यालय व्यवस्था को प्रभावित करता है, या उसका कुछ न कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था में रोल रहता है। तो ये तो विद्यालय मैम बता प्रबंधन दिया था आपने। बता दिए थे। अच्छा, तो बस हाँ हमें बताना ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है बेटा। तो देखिए, ग्राम शिक्षा समिति जो है, इसकी जो अपेक्षाएं हैं कि ग्राम शिक्षा समिति में ये प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होता है। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए बनती है। इसमें जो भी सदस्य होते हैं, ग्राम शिक्षा समिति के जो सदस्य होते हैं, उनको प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और स्वेच्छा से अपने लिए विद्यालयों के कुछ कार्यों को चुनना चाहिए। यानी जब भी ग्राम शिक्षा समिति की विद्यालय में बैठक हो, तो उसमें जितने भी मेंबर हो उनको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अपनी स्वेच्छा से जो भी वो विद्यालय के जिन कार्यों को वो कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। दूसरा कहता है कि जो ग्राम शिक्षा समिति मैम से समिति अपेक्षाएं में है, जो सदस्य होते हैं, हाँ, ग्राम शिक्षा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है बेटा, 15। 15 है। हाँ, उसमें कौन कौन हमें आएंगे मैम? जैसे हमने भी जो ये प्राथमिक स्कूल में जो लोग होंगे उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन हमने जो इसका देखा है, इसके बारे में पढ़ा है, उसमें 15 है। उसमें ये है कि जो एक तो जो हमारा हेड मास्टर होता है, वो अध्यक्ष होता है, और एक गार्जियन का मतलब जो बच्चे होते हैं उसमें से किसी एक के गार्जियन को उसका बनाया जाता है मेंबर। और बाकी 3 ऐसे जैसे ये क्या कहते हैं, एक तो मतलब ये जो किसका चुनाव होता है, ग्राम प्रधान के अलावा एक चुनाव होता है, बीएमसी या क्या बोलते हैं उनको, वो सदस्य होते हैं। और मतलब और ये गांव के ही लोग जो होते हैं, ग्राम प्रधान के लोग, ये लोग इसके सदस्य होते हैं। 3 इसमें सदस्य, 7 इसमें महिलाएं होनी जरूरी होती हैं। हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है मैम, आवाज प्रॉपरली आ रही है मैम। हाँ सर, प्रॉपर नहीं आ रही है। सुनिए, देखिए, जो इसमें समिति होती है, इसमें जो अध्यक्ष होता है अभी वो सर बच्चों चल का रही है। कोई एक बच्चे का गार्जियन होता है, और सेक्रेटरी जो होते हैं वो हेडमास्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 7 महिला सदस्यों की बात होती है कि 7 महिला सदस्य होने फिर मैम चाहिए। इसमें और इसकी, ग्राम प्रधान क्या हाँ, होगा? ग्राम ग्राम प्रधान, प्रधान क्या होगा? लेखपाल, क्या चीज इसमें मेंबर कौन कौन होंगे? बता रहे हैं? देखिए, इसमें 7 महिला होने चाहिए जो भी हो, और अध्यक्ष एक बच्चे का गार्जियन होगा, किसी भी बच्चे का, और सेक्रेटरी जो उसका स्कूल का हेडमास्टर होगा, उस विद्यालय का होगा। और 3 इसमें सदस्य होते हैं, जो जैसे लेखपाल और बीडीसी। ठीक है, ये भी इसमें सदस्य में शामिल होते हैं, और जो भी और सदस्यों को वो शामिल करते हैं। इतना मुझे इनके बारे में पता है। जो प्राथमिक स्कूल के टीचर हैं उनको इसके बारे में ज्यादा पता होगा, लेकिन इतना पता है कि 15 सदस्यों का होता है। अध्यक्ष जो होगा वो किसी बच्चे का गार्जियन होगा, और सेक्रेटरी हेडमास्टर होगा। जो पैसा आता है, जो ग्रांट आता है, इन्हीं अध्यक्ष और हेडमास्टर सेक्रेटरी के ही नेचर से पैसा निकलता है। और इसके अलावा लेखपाल और बीडीसी भी इसके सदस्य होते हैं, और 7 लेडीज को भी इसमें रखा जाता है। ठीक है, ग्राम ग्राम हेलो, पंचायत सदस्य वो सचिव होता है, वो प्रधान होता है सचिव।
सचिव और मैम प्रधान बीटीसी होता की है। बुक में पढ़ाया गया था कि Yes. ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है। ना वो स्कूल का टीचर होता है, हेडमास्टर वो अध्यक्ष होता है, सचिव होता है प्रधान। तो अब बेटा देखिए, हम इसके बारे में अगर और जानना है तो हम इसको पढ़ के आपको बताएंगे, क्योंकि जो मैम प्राइमरी सेकंड सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर की किताब में दे रखा है, राजन में भी दे रखा है। ग्राम पंचायत समिति का सचिव होता है वो प्रधान होता है, और अध्यक्ष होता है वो होता है वो स्कूल का टीचर होता है, हेडमास्टर। और मैम नए मानक में शायद 100% तो नहीं, लेकिन 99% में सही हो सकता हूँ कि नई जो समिति बनती है उसमें ग्राम प्रधान को हटा दिया गया है। हम नहीं कि हम अपडेट ही बता रहे थे, हम जो बता रहे थे आपको, हम अपडेट ही बता रहे थे कि जो समिति बनाई गई है, हम अब पुरानी समिति की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी कोई पहले से बीटीसी को पढ़ा नहीं रहे हैं और न हम प्राइमरी के कभी मतलब टीचर रहे, तो वो जानकारी नहीं है। लेकिन जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राम शिक्षा समिति के बारे में, या जिसको विद्यालय प्रबंधन समिति भी अब कहा जा रहा है, इसमें जो नया अपडेट है वो यही है कि जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो किसी बच्चे का गार्जियन होगा, और सेक्रेटरी जो होगा वो हेडमास्टर होगा। ठीक है, और 15 सदस्य इसमें होते हैं। बाकी और मैम संख्या जो आप सदस्यों में भी कुछ बदलाव आया है मैम। हाँ, तो बता तो रहे कि सदस्य में 7 महिलाओं को इन्होंने निश्चित कर दिया है, और लेखपाल वो होते हैं बीडीसी, जो गांव जो जैसे प्रधान के चुनाव के बाद बीडीसी का चुनाव होता है, उनको भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये बुक में मैम सदस्य में लेखपाल का तो कोई जिक्र ही नहीं था। नहीं, लेखपाल का इसमें जिक्र है बेटा। हम तो मतलब जो पढ़े हैं अभी नेट से ही पढ़े हैं, क्योंकि आपकी किताब में तो ये सब सारी चीजों को दिया नहीं गया है, तो उसी को बताने के लिए हम पढ़े। इसमें लेखपाल का है और बीडीसी का भी है। बाकी प्रधान का भी है। नहीं, प्रधान का तो उसमें नहीं था। जो हमने अभी नया पढ़ा है 2019-18 के लिए, 19-20 के लिए, उसमें यही सारी चीजें दी हुई थी। बाकी इसके बारे में ग्राम शिक्षा समिति के बारे लेखपाल में फिर अगर मैम आप इसमें क्या हुआ? आ? लेखपाल इस समिति में क्या होगा? सचिव होगा या कैसा सदस्य होगा? मतलब कैसा सदस्य होगा? जो मतलब जैसे जो मेन काम है वो तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी के ऑर्डर से होता है। बाकी मेंबर अपने विचार रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। जो भी उनको कार्य कराना हो तो उसके अनुसार सदस्य अपने कार्य करेंगे, यही तो होगा। और उनका कोई ऐसा जिन भी कार्यों का क्रियान्वयन कराना है वो सदस्यों की सहमति से होगा और अध्यक्ष और सेक्रेटरी के द्वारा होगा। यहाँ तक कि जो पैसा भी आता है उसको भी निकालने का अधिकार जो अध्यक्ष होंगे और सेक्रेटरी, इन्हीं को अधिकार होता है। ठीक ऐसे है, मैम ये और प्राइमरी स्कूल होते हैं, हाँ इनके प्राइमरी स्कूल, इनके लिए जो पैसा आता है मरम्मत वगैरह के लिए होता है, हाँ मरम्मत और ये हुआ, हाँ। वो सरकारी स्कूल का कोई खाता वगैरह होता है उसमें आता है या ग्राम प्रधान के में ही आता है? अ, आज हम आपको इसी वित्तीय प्रबंधन के बारे में ही पढ़ाने वाले थे, इसी के टॉपिक के बारे में, या यही टॉपिक ही था आपका। ठीक है, कि जो स्कूलों की व्यवस्था है, जो उनको अनुदान आता है या स्कूल के संसाधन के लिए जो हमें ग्राम प्रधान धन के खाते होता में है, आता है। नहीं, अब ग्राम प्रधान के खाते में नहीं आता बेटा। ठीक है, हाँ अभी हाँ, जो वही मैं चीजें पूछना हैं चाह रहा था। चेंज हो चुकी हैं, अब ग्राम प्रधान के खाते में नहीं आता है। ठीक है, और पहले जो आता था वो आपका मतलब एक राशि निर्धारित कर दी गई थी कि अलग अलग मद थे, लेकिन अब जो इस साल गाइडलाइन आई है उसमें एक कंपोजिट ग्रांट के रूप में इकट्ठा पूरा पैसा बच्चों की संख्या के अनुसार पैसा आने लगा है। ठीक है, जो 1920 के हिसाब से 2019 और 20 के अनुसार गाइडलाइन आई है उसमें ये चीजें कर दी गई हैं। अब टुकड़े टुकड़े में अलग अलग मद में पैसा नहीं आ रहा है, सारा पैसा एक साथ आ रहा है, जिसे कंपोजिट ग्रांट कह रहे हैं या समग्र अनुदान राशि है, और उसके हिसाब से उसमें बच्चों की संख्या के अनुसार वो भी आ रहा है। ठीक है, और उसको जो स्कूल के लोग हैं, ये विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग हैं, सारे लोग उसको मिला के उसके लिए ब्यौरा भी दिया गया कि इन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करना है। उस हिसाब से जो जो आवश्यकताएं जैसी रहती है उन पैसों का खर्च वो करते हैं। ये गाइडलाइन आई है। ठीक है,
ठीक। बाकी रही आपको सिर्फ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, उन सदस्यों के कार्य के बारे में अलग अलग जानना है, तो वो हम आपके लिए अगली क्लास में सिर्फ उसी की क्लास रख लेंगे, उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि आपके ठीक है। कोर्स में इतनी सारी चीजें हैं नहीं, जितना आपके कोर्स में है उतना हम लेके चल रहे हैं बेटा। आपकी जिज्ञासा और अच्छी बात है, आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहिए। तो अगर इस टॉपिक पे जानना है तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। चलिए, इसमें 2-3 पॉइंट है। अब जो जो काम है या जो जो ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं थी, ये 2 आपकी जो बुक है वो नई अपडेट बुक नहीं है, जो भी पीडीएफ है, ठीक है? इसमें आपको हम जो आप अगर पढ़े होंगे, द्वितीय सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो द्वितीय सेमेस्टर में आपको ये भी बताया गया होगा कि आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारी शिक्षा रणनीति, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन भी होता है, हमारे शिक्षा उद्देश्यों में परिवर्तन होता है, ठीक है? तो जैसे जैसे मान लीजिए पहले मिड डे मील की बात थी, तो वो पहले क्या होता था, खाना बनता था, फिर बच्चों के खातों में पैसे आने की बात हुई, और अब क्या योजना एनजीओ को दे दी गया, अक्षय पात्र नामक एनजीओ को, वो शहरों में अलग अलग शहर में जो एनजीओ है बच्चों का खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो समस्याएं आती है उनका निराकरण करने के लिए भी बहुत सारी जो हमारी योजनाएं चलती है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो हम किसी पुराने को लेके हम नहीं चल सकते कि उस समय ऐसा होता था तो अब ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? लेकिन चूंकि आपकी जो बुक है अभी वो अपडेट नहीं हुई है, उसमें जो कोर्स है उसके हिसाब से इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है? ये तो जो हमने अभी नया बताया, ये नया 2019-20 की गाइडलाइन है, वो भी सिर्फ हम इसलिए पढ़े कि आपको नई चीज से बता दिया जाए कि ये वर्तमान व्यवस्था में ये सुधार हो चुका है, ठीक है? तो जो दूसरा पॉइंट है ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं, उसमें यह है कि ग्राम की बाल गणना सही हो, यानी जो बच्चे हों उनकी गणना सही की जा सके, और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बाल गणना में सहयोग देना चाहिए कि पूरे गांव में कितने बच्चे हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के 100% नामांकन, कि उनका 100% नामांकन हो, ठहराव हो, बच्चे रुके ये नहीं कि नामांकन करा के जो प्राथमिक स्कूलों की कंडीशन है, उच्च प्राथमिक की, उच्च माध्यमिक की, कि वहां से बच्चे नाम लिखाकर, चाहे वो खाने के लिए, चाहे मिड डे मील उनके खाते में जो पहले पैसा आता था उसके लिए, या ड्रेस के लिए, नामांकन करा के फिर वो पलायन हो जाते थे। तो उन्होंने कहा ठहराव होना चाहिए, और गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने के लिए में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। यानी उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के जो एडमिशन कराने में, बच्चों के विद्यालय में रुकने में, और बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, इसके लिए वो भी जिम्मेदार है, या उनको भी अपना सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु धन अथवा श्रम की सहायता देनी चाहिए। यानी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो टॉयलेट की हो, पानी की हो, साफ सफाई की हो, उसको भी वो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो चाहे पैसे की जरूरत पड़े, चाहे शारीरिक श्रम की जरूरत पड़े, उन्हें उसका सहयोग या सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालयों को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं, यानी कि जो भी सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, मध्याह्न भोजन हो यानी मिड डे मील हो, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हो, जहाँ पे उनको बच्चों को जो पुस्तकें मिलती हैं फ्री में मिलती है, निःशुल्क मिलती हैं, इसका भी वो समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति को भी सहयोग देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं की जाती है कि उनको इन कार्यों में सहयोग देना चाहिए। इसके अलावा अध्यापक नियमित रूप से उपस्थित हों, जो वर्तमान परिवेश में चल रहा है। अब तो खैर बहुत ही कड़ाई आ चुकी है, सुनने में आता है कि प्राथमिक स्कूलों के टीचर अटेंडेंस लगा के चले जाते या 2-2 4-4 दिन जाते नहीं हैं, तो इस बात की भी निगरानी ग्राम शिक्षा समिति को देनी चाहिए। ठीक है? हेलो, ठीक है बेटा? हेलो, हो गया क्लियर? हेलो हेलो, अब आज के टॉपिक पे चले।
यस मैम, चलिए आगे। चलिए, और एक बात कि जो भी आपको ऐसी अपने मतलब जो भी नई जानकारी चाहिए या कुछ भी इस तरह की क्यूरियोसिटी हो, जानना हो बेटा, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दिया करें उन पॉइंटों को, फिर हम क्लास में डिस्क्राइब कर दें। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो कंटेंट लेके चलेंगे आपको पढ़ाने के लिए उसको प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है। हमारे लिए भी सब कुछ नया ही है, हम भी नए टीचर ही हैं, ठीक है। तो जो पढ़ाते पढ़ाते जब हम चारों सेमेस्टर को पढ़ा लेंगे तो वो हमारा चारों ईयर का अनुभव हो जाएगा कि किसमें क्या क्या सारी चीजें हैं। तो जो भी आपकी क्यूरियोसिटी हो आप हमसे पूछिए, उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि जब कंटेंट से अलग आप चलेंगे, उसके डीपली जानना चाहेंगे तो उसको हमें भी पढ़ के आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सब पहले मैम आप उंगली कहाँ पे पे पढ़ा किसी के के आई हो? टीचर को रटा नहीं रहता बेटा। तो जो भी जानना हो इसके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस पॉइंट को दे दिया करिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, ठीक है। अच्छी पहले बात है, मैम आप कहाँ जानना पे पढ़ा चाहिए। के आई हो मैम? कहाँ पढ़ा के आए हैं? हाँ। हाँ, इंटर कॉलेज में हम पढ़ाते थे। कासना? कासना में हम नहीं पढ़ाते हैं हम गोरखपुर पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। नेम क्या है मैम आपका? हम्म, क्या? आपका मैम नेम हेलो क्या है? नेम, नाम क्या है मैम आपका? हेलो, अर्चना पांडे, अर्चना पांडे। थैंक यू मैम। अभी तक इतनी क्लास ले चुके हो और नाम नहीं जान रहे हो? नहीं मैम, कभी पूछा नहीं ना मैम, आपने चलिए, कभी बताया। हाँ बिल्कुल, लेकिन वीडियो या पीडीएफ में मेरा नाम रहता है। अभी आप लेक्चर लेंगे तो वहां पे भी मेरा नाम है, और सारी चीजों ये तो इतना तो पता चल जाता है कि कौन टीचर है कौन है, क्योंकि बाई फेस हम कभी मिले भी नहीं है, इस वजह से आप नहीं जानते हैं। अभी हमारी नई ज्वाइनिंग है, तो जहां पे भी आपका आपको दिक्कत आए हम आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ाते तो हम अपने कंटेंट को लेके आते, आपको अदर कंटेंट जाना बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि माइंड मेकअप करके टीचर आता है ना, टीचर भी एक स्ट्रेटजी बना के आता है कि हमको आज ये चीजें पढ़ानी है, ठीक है। तो ओके उसको मैम, अपने ओके। दिमाग में रख के आता है, बाकी आपके हर क्यूरियोसिटी का हम आंसर देंगे, ठीक है। आज के टॉपिक पे हम चलते हैं, वित्तीय प्रबंधन पे, ठीक है। ठीक है, आज का टॉपिक है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन, देखिए जिस तरह से हमने आपको विद्यालय प्रबंधन के 2 तरह के संसाधन बताए थे। किसी भी संस्था के प्रबंधन के लिए नियोजित तरह के संसाधन, एक होता है भौतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो कौन कौन से विद्यालय में भौतिक संसाधन होते हैं और मानवीय संसाधन कौन कौन है और उनका क्या उपयोग है, वो कैसे करते हैं हमारा प्रबंधन जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हमारे प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल जो भी उसको उस कार्य को प्लानिंग करता है, प्रशासित करता है, तो किस तरह से मानवीय संसाधन या भौतिक संसाधन का उपयोग करता है, क्या क्या उनका रोल है, उनका उन संसाधनों का अपना क्या रोल है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वित्तीय प्रबंधन, तो किसी भी संस्था या संगठन को चलाने के लिए आपको पता है कि धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए किसी भी संस्था संगठन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और संगठन अपने लक्ष्यों को हेलो, आवाज बंद करिए, ठीक है। तो जो हम आवाज बंद करिए, माइक म्यूट करिए। जो हमारा वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत टीचिंग पॉइंट है वो निम्नलिखित है। आपका वित्तीय, सबसे पहले हम जानेंगे कि वित्तीय प्रबंधन, अरे भाई आवाज, माइक बंद करो, माइक म्यूट करो। जो पहला उद्देश्य हम सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षण बिंदु है कि वित्तीय प्रबंधन का क्या उद्देश्य है। दूसरा, विद्यालय अनुदान के बारे में जानेंगे, और थर्ड है टीएलएम ग्रांट के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट है विद्यालय रख रखाव अनुदान, यानी विद्यालय की रख रखाव के लिए जो
क्या कैसा उपयोग है, और के संपत्ति से अर्जित धन समुदाय अर्जित धन से प्राप्त धन, और ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन, जन प्रतिनिधियों से प्राप्त धन, और वर्तमान समय में अनुदान राशि। ये हमने जो जोड़ा है वर्तमान समय में अनुदान राशि, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ने के लिए इस बिंदु को ऐड किया है, जिसके बारे में आपको बताना है। तो हम चलते हैं वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य पर। तो किसी भी संस्था जो अपने उद्देश्यों को बनाता है, कोई भी संगठन को निर्धारित करता है, उनको पूरा करने के लिए और उसकी व्यवस्था के लिए जो संसाधन होते हैं वो कैसे जुटाया जाए, या उन संसाधनों की व्यवस्था के लिए हमें वित्त की जरूरत होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि किसी भी संस्था में अगर धन उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में उनके पास वित्त हो, तो वो अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। अपने लक्ष्यों की पूर्ति, जो किसी भी संस्था को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्हें वित्तीय जो धन होगा उसके भी वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी धन का भी हमें किस रूप में प्लान करना पड़ेगा, किसको खर्च करना, किस मद में कितना खर्च करना है, उसका भी हमें प्लान करने पर और उसी प्रकार से उसका प्रबंधन या मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो किसी भी संस्था या संगठन को चलाने के लिए वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है, और उस किसी भी संस्था की सफलता या असफलता का आकलन उसके वित्तीय प्रबंधन के स्तर से किया जा सकता है। जितने अच्छे से हम अपने वित्तीय धन का या पैसे का जितने अच्छे से हम प्रबंधन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो संस्था होगा वो सफल होगा। अगर हम पैसे का जो प्रबंधन सही नहीं करेंगे, जिस जगह करना है उस जगह नहीं करेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आवश्यकता है, पहले हम इम्पोर्टेंट आवश्यकताओं के लिए धन को खर्च करेंगे, फिर अगर हमारे पास बचता है तो जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर या गौड़ आवश्यकता है उनके ऊपर ध्यान देंगे। तो किसी भी संस्था के सफलता के लिए जरूरी है कि जो भी हमारे पास वित्त है उसका प्रबंधन अच्छे से किया जा सके, और जितने अच्छे से प्रबंधन किया जाएगा वह विद्यालय या वह संस्था उतना ही सफल होगा। तो जो इसका उद्देश्य है कि हम क्यों वित्तीय प्रबंधन करें, क्यों हम पैसे के मैनेजमेंट के बारे में करें, जैसे किसी की सैलरी का प्रबंधन करना, तो हमें पहले ये जानना होगा कि कितनी सैलरी है, कितना हमको बचाना है, कितना खर्च करना है, कितना भविष्य के लिए रखना, ये सारी चीजें हम बजटिंग करते हैं, वही सारी चीजें यहाँ भी हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें वित्तीय प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। जो पहला उद्देश्य है कि सबसे पहले यह जानना उद्देश्य होगा कि वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त प्राप्त कराने वाले स्रोतों को जान सकेंगे। ठीक है, तो जब हम धन का प्रबंधन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कहाँ कहाँ से धन आ रहा है, हमारे विद्यालय में जो टोटल हमें आय हो रही है, टोटल धन प्राप्त हो रहा है, वो किन किन स्रोतों से आ रहा है। तो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है उन स्रोतों को जानेंगे जिनसे हमें धन मिलेगा। दूसरा, उपलब्ध वित्त का, जो भी हमारे पास धन मिल रहा है, जो भी पैसा है, उसका हम कितने अच्छे तरीके से समायोजन करें, कहाँ कहाँ करें, इसको हम समझ सकेंगे जब हम इसका प्रबंधन करेंगे। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में वित्त के महत्व को जानेंगे, कि हम ये जानेंगे कि जो विद्यालय का प्रबंध कार्य करना है, विद्यालय की व्यवस्था करनी है, उसमें हमें धन का क्या महत्व है, कितना महत्व है। ये तीन उद्देश्यों को हम जानेंगे वित्तीय प्रबंधन के द्वारा, जब हम अपने विद्यालय के लिए अपने धन का प्रबंधन करेंगे। अब हम आते हैं विद्यालय अनुदान पर, कि जो विद्यालय को अनुदान मिलता है या विद्यालय विकास अनुदान है, कि जो विद्यालयों को ग्रांट दी जाती है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। उसी समय से सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला मुख्य अनुदान होता है। इसमें प्राथमिक विद्यालयों को, जो सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहा है, जब उस समय से दिया जा रहा था, तो प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 5,000 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 7,000 अनुदान के रूप में दिया जाता है।
ठीक है, 2000 का डिफरेंस है उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों में। अब ये जो पैसा हमें मिल रहा है एक साल में, प्राथमिक विद्यालय को 5000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000, इनका उपयोग कहाँ करना है इसका भी निर्देश रहता था। तो जो इसका उपयोग है विद्यालय के उपकरणों के मरम्मत हेतु, जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी विद्यालय में उपकरण टूट चुके हैं, जो भी आवश्यक सामान है उनकी मरम्मत हेतु, उनको खरीदने के लिए नहीं, उनकी मरम्मत के लिए, और बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने के लिए, और आवश्यक स्टेशनरी खरीदने के लिए, यानी जो बच्चों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट स्टेशनरी, रबड़ या एक दो कॉपियां उनके लिए है। तो ये बच्चों की संख्या पे डिपेंड करेगा कि हम हमारे पास जितने बच्चे 5000 को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इसमें ये भी देखा जाए किसको प्राथमिकता दी जाए, उस हिसाब से इस विद्यालय अनुदान को खर्च करता है। में अगर विद्यालय पुस्तकालय है, किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश यानी डिस्ट्रिक्ट का, प्रदेश का, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि खरीदने हेतु, और विद्यालय की सफाई हेतु यानी विद्यालय की साफ सफाई हेतु जो सामग्रियां लगेंगी जैसे झाड़ू, कूड़ेदान, कीटनाशक आदि खरीदने में, और विद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधे की व्यवस्था करने हेतु, और जो लास्ट है प्रधान अध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु। ठीक है, अब आप लोगों के मन में जरूर ये बात आ रही होगी कि 5000 रुपए से इतने कार्य कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि मैनेजमेंट ही काम आएगा कि जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता होगी और आवश्यक आवश्यकता होगी हम उन पर ध्यान देते हुए इन पैसों को खर्च करेंगे, और गवर्नमेंट के दिया गया है जिस विद्यालय में जिस चीज की आवश्यकता वो ज्यादा होगी, महत्वपूर्ण होगी, विद्यालय क्रम उनको खर्च करेगा। ठीक है, आप सामग्री के लिए क्या उसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीएलएम ग्रांट के लिए भी पैसा आता है। टीएलएम ग्रांट आप जान ही रहे हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, यानी जो भी शिक्षण सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री टीचर यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने टीचिंग करते समय, उसके लिए जो ग्रांट आती है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसमें जो टीएलएम ग्रांट है इसमें प्राथमिक स्तर के लिए कोई ग्रांट नहीं आती है। टीएलएम ग्रांट सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आती है, वो भी प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपए प्रति वर्ष टीएलएम के निर्माण हेतु दिए जाते हैं। यानी जो भी एक टीचर होगा वो एक विषय पढ़ा रहा है, 2 विषय पढ़ा रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों में ये भी बातें आती हैं कि 4 विषय, 5 विषय, 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, पर्याप्त टीचर नहीं रहते हैं, तो एक टीचर को 2 से 3 सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ते हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि उनको विषयवार पैसे मिल रहे हैं, टीचर वाइज मिलते हैं, यानी कि एक एक टीचर को 500 रुपए दिए जाते हैं जो पूरे वर्ष के लिए अपने शिक्षण के लिए अपना शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करे। ठीक है, तो इसमें भी उनको मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा कि किसको प्राथमिकता देनी है, कितना अच्छे से अच्छा बनाए या सस्ते से सस्ता बनाए और उपयोगी बनाए। इसके लिए इन्होंने बताया है कि किस तरह के शिक्षण अधिगम सामग्री हो। तो यहाँ पे है कि शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी हो, तो ये इसको शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि अल्प व्ययी हो, यानी कम खर्चे में बने, कम लागत वाली हो। जिस शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाना हो यह सोच के बनाए कि इसमें कम से कम पैसा लगेगा। इसके अलावा ये भी चाहिए कि सभी बच्चे छूकर प्रयोग कर सके और सीख सके, यानी जो भी हम शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करें, टीचर निर्माण करे, उसे सभी बच्चे छुएं और प्रयोग करें और सीख सके। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी वो टीएलएम बना रहा है वो नष्ट ना हो, उसे नष्ट हो जाने का भय न हो। और जो लास्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, यानी जो भी हमें उनके सिलेबस में दिया गया है, जो भी हमें पढ़ा, जो है
उनके चैप्टर हिसाब से वो टीएलएम रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो जो भी टीएलएम ग्रांट उनको मिल रहा है उसके जो टर्म उसमें एक बात उनका रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं विद्यालय की संपत्ति में अर्जित धन। अर्जित धन मतलब जो भी हमें प्राप्त हो, ठीक है, जो भी प्राप्त जाए हम अर्जित होगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर विद्यालय के पास कृषि योग्य भूमि है, जमीन ज्यादा है, उसके पास खेती करने योग्य भूमि है, तो खेती करने पे जो धन अर्जित होगा, वो जो धन वो विद्यालय संपत्ति अर्जित, ये विद्यालय संपत्ति है, जो करा रहा है या कराएगा उसका वो पर्सनल धन नहीं होगा, उससे जो भी आय होगी वो विद्यालय की है। इसके अतिरिक्त अगर किसी विद्यालय भवन को किसी सामाजिक कार्य हेतु किराए पर देने से प्राप्त धन भी विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन है। यानी अगर हम किसी कार्य को किसी शादी विवाह में या किसी बैठक में किसी भी चीज के लिए किराए पे दिया जा रहा है और उससे धन मिल रहा है, तो वो भी जो धन प्राप्त होगा वो विद्यालय की संपत्ति में ही अर्जित धन होगा। और विद्यालय भवन को किराए पर देने हेतु विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। यानी भी अगर रेंट दे रहे हैं तो उसके लिए हमें जो भी हमारे विभाग के अधिकारी होंगे, बीएसए हैं या एडी बेसिक, जो भी हमारे उस प्राथमिक विभाग से रिलेटेड अधिकारी होंगे, उनसे हमें परमिशन लेना जरूरी है। बिना परमिशन के हम अपने विद्यालय को रेंट पर नहीं देंगे। तो इस तरह से भी विद्यालयों को कुछ धन प्राप्त होता है जिसे हम अर्जित धन की श्रेणी में लाते हैं। ये अनुदान नहीं होता है कि विद्यालय को ग्रांट मिलता हो। अब है विद्यालय के रख रखाव अनुदान। ठीक है, विद्यालय के सही व्यवस्थित रखने के लिए भी ग्रांट आती है। तो इसमें भी संख्या के हिसाब से ही आता है। तो शासन स्तर पर विद्यालय में टूट फूट, अगर कोई दीवार टूटी हो, जब विंडो टूटा हो, इस तरह की छोटी मोटी टूट फूट की लघु मरम्मत के लिए, छोटी मरम्मत के लिए एवं रख रखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है। तो जो इस तरह का अनुदान है, विद्यालय के रख रखाव के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसे हम अनुरक्षण अनुदान कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर 3 कमरे वाला विद्यालय है तो 3 कमरे वाले विद्यालय के लिए 5,000 प्रति विद्यालय के दर से दिया जाता है। ठीक है, और 3 कमरे से अधिक कमरे वाला विद्यालय है तो 10,000 प्रति विद्यालय की दर से दिया जाता है। ये आपका 2015-16 में प्रस्तावित हुआ, 2015-16 के लिए, कि इस तरह से 3 कमरे वालों के 5,000 और 3 कमरे से ऊपर वालों के लिए 10,000 रुपए उनके रख रखाव के लिए या अनुरक्षण अनुदान दिया जाए। अब जो अनुरक्षण अनुदान दिया जा रहा है उसके लिए भी विद्यालयों को गाइडलाइन मिलती है कि उन पैसों को वो कहाँ खर्च करें, किस तरह से प्रबंधन करें। तो विद्यालय के अनुसार मरम्मत, यानी दो मरम्मत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सौंदर्यीकरण और विद्यालय चारों ओर कटीले चार दीवार, विद्यालय की बाउंड्री करा दे कटीले। मैं आवाज नहीं आ रही है आपकी, में कट रही है बहुत ज्यादा। भी पता नहीं क्या दिक्कत है। हेलो, आवाज कट रही मैम? हेलो, राहुल आवाज है? हाँ, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, मतलब भी पूरा खासा क्यों कट रही है? हेलो, अब आ रही है? जब आ रही है, अब आ रही है स्टूडेंट्स। चलो ठीक है। तो जो इनमें को पैसा मिल रहा है उसका खर्च के बारे में बताएगा कि इनको कहाँ खर्च करना है। चलो बेटा ठीक है, जहाँ पे रुक जाए तो बता दो, नेट ना हमारे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में बेटा। ठीक है, उसको हम फिर से कंटिन्यू कर देंगे। तो जो पहला है इसमें कि जो ग्रांट हमें मिल रही है रख रखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान जो है, उसका हम कहाँ उपयोग
करे, कहाँ खर्च करे? तो सबसे पहले विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत, यहाँ जहाँ यानी जो टूट फूट हुई, जो फिर आवश्यक है, कटने लग गई मैम। उसकी हम मरम्मत कराएं। और अच्छा अब आ रही है? हेलो हेलो हाँ हाँ, अब आ रही है हेलो, मैम। सुनाई दे रहा है बेटा? अब सही है, अब सही आ रही है मैम, चलो साफ आ अच्छा। रही है। और अरे बेटा, हम जहाँ बैठते जैसे हैं वैसे ही अब नेटवर्क इधर उधर हो जाता होगा। चलिए अच्छा, रंगाई पुताई सफाई एवं सौंदर्यीकरण के लिए, यानी विद्यालय की रंगाई पुताई कराए, वहां की साफ सफाई कराए, और जो भी सौंदर्यीकरण के लिए अलग चारों ओर पतले चार दीवारें, यानी जो बाहरी जानवर हो या बाहर लोगों से सुरक्षा के लिए विद्यालय के चारों पतली चार दीवारों का उसकी देनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अनुदान। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी साफ आ रही। हेलो, अब शुरू हो जाए तभी हम बोले। हेलो, आवाज आने लगी। हेलो राहुल, अब आ रही है आवाज? हेलो हाँ आ तो रही है हेलो। आवाज, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, वो नेटवर्क दोनों तरफ इधर उधर होता होगा ना। अब आ रही बच्चों, सुन पा रहे हो? हेलो, अब तो आ रही है। चलो ठीक है। तो जो हमें अनुरक्षण अनुदान राशि मिल रही है, हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब इस नहीं आ रही। ध्यान देने की अब नहीं आ रही मैम, फिर से कट रही है। अच्छा रुको, हम दूसरा नेट यूज कर रहे हैं, रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाइए बस आप लोग। ओके मैम। बस अब आ रही है? नहीं मैम। क्या दिक्कत है? हेलो हेलो राहुल, हेलो हाँ, अब आ राहुल, रही है, अब आ रही है हेलो। आवाज। बच्चों से भी पूछ लो आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ कनेक्शन। हाँ मैम आ रही है आपकी आवाज। चलो बेटा ठीक है। ठीक है, हम आते हैं कि जो हमें अनुदान या अनुरक्षण राशि मिल रही थी जो विद्यालयों के रख रखाव के लिए, उनका जब हम प्रधान अध्यापक या अध्यापक प्रयोग
उपयोग बातों का ध्यान करें। किन किन बातों को उन्हें ध्यान देना चाहिए? तो इसमें है क्रय या खरीदना, क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित हेलो, 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 राहुल भैया अटेंडेंस ले लो भैया, राहुल भैया हाँ लाला। अटेंडेंस ले लो, तुम ऐसा करो। हाँ ले लो भैया। हाँ, के लिए उपयोगी हो। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। राहुल, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है हेलो। मैडम। अब बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ये। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट था तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं को क्रय किया जाए, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं सोच समझकर विचार करके जो विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के लिए उपयोगी हो और कम लागत वाली हो। इसके अलावा उपयोगिता को भी ध्यान में रखकर ऐसी ही वस्तुओं को प्रधान अध्यापक या अध्यापक खरीदे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रय की जाने वाली वस्तु हेतु निर्धारित बजट सीमा, यानी जो वस्तु खरीदनी है उसके लिए जो बजट पहले से निर्धारित की गई, जो उसकी लिमिटेशन है, एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें कि इस वस्तु का प्रयोग हम कितने समय तक कर सकते हैं। ऐसा न हो खरीद लिए 2-4 दिन के लिए यूज हो। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम वस्तु खरीदें उसकी बजट सीमा, उसकी लिमिट क्या है कि हमें कितने पैसे के अंदर खरीदना है और उसको हम उपयोग कितने समय तक कर सकते हैं। इन दोनों बातों को भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रय की जाने वाले वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लें। ठीक है, कि जो वस्तु खरीद रहे हैं भले वो सस्ती ही खरीदे, इसलिए हमें सोच समझ कर खरीदना है और उपयोगी भी रहे, तो वो क्वालिटेटिव भी रहे, क्योंकि वो बच्चों के लिए यूजफुल होनी चाहिए। उसमें गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर प्रधान अध्यापक या अध्यापक को उन अनुरक्षण राशि या अनुदान राशि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इतना आपके मतलब
कोर्स के अनुसार वित्तीय प्रबंधन में था, लेकिन हमने समय में जो 2019-20 में लाया गया है उसको भी ऐड कर दिया है आपको बताने के लिए कि वर्तमान समय में जो राशि में परिवर्तन आ गया है देने के लिए, उसके बारे में इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो जो वर्तमान समय में अनुदान राशि दी जाती है उसका नाम है कंपोजिट राशि या समग्र अनुदान राशि। ठीक है, तो ये 2019-20 में इसकी गाइडलाइन आई थी कि किस तरह से इस कंपोजिट राशि का उपयोग किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग में अभी हाल में ही 20 आपका चल ही रहा है, जो लागू है समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इसमें सारे स्कूल आ रहे हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों को अब एक मुश्त यानी एक ही बार, अलग अलग टुकड़ों में पैसे नहीं दिए जाएंगे, एक ही बार उनको कंपोजिट स्कूल ग्रांट मिल जाएगी जिसका उपयोग उन्हें करना है। तो जो विद्यालयों को दी जाने वाली राशि है वो छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें जो संख्या 1 से 15 तक के छात्रों के लिए सरकार ने जो एक मुश्त राशि देने की बात कही है वो 12,500 रुपए यानी 12,500 रुपए साल भर में एक बार विद्यालय को 15 स्टूडेंट पर दी जाएगी जिसका उपयोग किया जाएगा। तो जो इसके पहले 500, 7,000, 5,000 पैसे की रुपए की बात थी और जो इतने सारे उनके लिए खर्च करने के पॉइंट बताए गए थे, उसमें थोड़ा सा व्यवहारिकता में कमी आती क्योंकि उतने कम पैसे में उन सारे उद्देश्यों को या उतनी चीजों को खरीद पाना संभव नहीं था। लेकिन 12,500 रुपए 15 बच्चों के लिए सफिशिएंट है, जो हम आवश्यकताएं है बच्चों की पूरी कर सकते हैं। इसलिए 2019-20 में इसमें चेंज लाया गया। फिर जो 16 से 100 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, उनके लिए 25,000 रुपए की बात कही गई है। अब जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, ये नहीं है कि हम 12,000 का दुगना करते जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर बच्चों की संख्या बढ़ेगी और पैसा उस रेशियो से कम होता जा रहा है। फिर 101 से 250 विद्यार्थी होंगे, इतने विद्यार्थियों के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे और 251 से 1,000 विद्यार्थियों के लिए 75,000 रुपए दिए जाएंगे और 1,000 से अधिक विद्यालय के लिए 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में या कंपोजिट अनुदान राशि दी जाएगी। तो ये आपका अपडेट न्यूज है कि इतना इतना पैसा बच्चों की संख्या के हिसाब से विद्यालयों को दिया जा रहा है जिसको उन्हें खर्च करना है। अब खर्च किस किस मद में करना है, इनके जो गाइडलाइन है वो भी आपको बता देते हैं। जो खर्च करने की बात है इन पैसों का, वो है इनको खर्च करने के लिए निम्न कार्यों पर खर्च करना है इन राशि को। उपकरणों की मरम्मत करने में, जो भी है कुर्सी मेज ब्लैक बोर्ड जो भी उपकरण है बच्चों के, उनका मरम्मत कराना, श्यामपट्ट का मरम्मत कराना, दरी खरीदे यानी बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो, ग्रीन बोर्ड खरीदा जाए और कर्मचारियों का फोटो युक्त विवरण हो, यानी जो भी स्टाफ है, टीचर है, शिक्षा मित्र है या जो 4th श्रेणी के हैं, जो भी है उनके लिए फोटो युक्त विवरण यानी आइडेंटिटी कार्ड उनका होना चाहिए। इसके अलावा चाक, डस्टर, परीक्षा स्टेशनरी, परीक्षा में प्रयोग होने आने वाली स्टेशनरी और विज्ञान गणित की किट, जो भी विज्ञान गणित के लिए, जैसे आप लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स गणित के लिए हो गया, और सामान्य विज्ञान के लिए जो भी बच्चों की जरूरत की किट होती है, उन किट को के ऊपर इन पैसे को खर्च करना चाहिए। इसके अलावा विद्युत यानी बिजली व पेयजल और खेल सामग्री, विद्युत पर यानी बच्चों की बिजली व्यवस्था के लिए और पीने के पानी के लिए और खेलने के लिए इन पैसों पर खर्च करना है। और शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए भी हमें खरीदना है इन पैसों से, और बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराना चाहिए। और इसके अलावा जो ये टोटल पैसा मिलेगा, चाहे वो 12,500 25,000, उसमें से 10% हमें स्वच्छता पर खर्च कर लेना है और बाकी पैसों को हम इन मद पर खर्च करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अभी आप लोगों का हेलो, अभी आप लोगों के डाइट पर कुछ दिन पहले रिमेडल टीचिंग हुई थी ना गणित की, जिसमें टीचरों को प्रशिक्षित किया जाता है।
जिसमें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो टीएलएम ग्रांट की बात है, टीएलएम ग्रांट को 500 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है प्रति टीचर के लिए, और अलग अलग विषय के लिए, विज्ञान विषय, गणित विषय, अंग्रेजी विषय, जिसकी टीचरों को उपचारात्मक शिक्षण दिया गया है, जिसमें आपके भी डाइट में या शायद ट्रेनिंग हुई थी उपचारात्मक शिक्षण की। तो ये वित्तीय प्रबंधन वाला आपका चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। हेलो हेलो भाई, बात आप लोग बहुत करते हो। हेलो हेलो परेशान थे जा, जब तू आराम से ले मैं बात है मतलब चल तू जब मत लियो मतलब जैसे मैं जाऊंगा आज तो तेरा हमारा काम है जाएगा, मैं मोटर फूटर लगवा देंगे आज शाम के तो खा ले जाएंगे। आपकी आवाज तो आ रही है राहुल हैं? जी बताइए मैडम। कह रहे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक। आवाज नहीं आ रही मैडम। पुष्पिंदर अच्छा, एक माइक बात म्यूट पूछना कर चाह लेना। रहे हैं तो लोगों आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही? हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो, आवाज मैडम बीच में ये कट रही टॉपिक है। खत्म हो गया। तू ना मंगा में बजाओ तू हम आवाज कट रही है बहुत, बैकग्राउंड में भी आवाज आ रही है। तू का वो में हल्के ये टॉपिक खत्म हो गया, किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो नहीं पूछना मैम, नहीं पूछना। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए थैंक यू इतना सुनने के लिए। ठीक है बेटा, आपको सुनने के लिए, ठीक है। राहुल भैया प्रेजेंट ले लियो। राहुल भैया